हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो विज्ञान का फर्स्ट मॉडल पेपर है उसे करने वाले हैं, जो कि 8th क्लास का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर के साथ साथ हम और भी क्वेश्चनों के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है और पैटर्न पे भी ध्यान होगा कि किस प्रकार से पैटर्न आ रहा है। तो इस प्रकार देखिए, पहला क्वेश्चन निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है इसमें? तो आधुनिक विधि ड्रिप तंत्र है। क्यों? क्योंकि आधुनिक विधियां पढ़ते हैं उनमें दो विधियां होती है, एक होता है ड्रिप तंत्र, एक होता है छिड़काव तंत्र। दूसरा कौन सा होता है? छिड़काव तंत्र। और दोनों विधियों को समझना है, आपको सुनना है बस। ड्रिप तंत्र क्या होता है? ड्रिप तंत्र आधुनिक विधि वह विधि है जहाँ पे बहुत कम पानी की उपलब्धता होती है। बहुत कम पानी होने के कारण इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में पानी बूंद बूंद करके पेड़ों की जड़ों में गिरता है। ठीक, और इस विधि का उपयोग बाग बगीचों एवं फलीदार पौधों में किया जाता है। फिर बात आती है छिड़काव तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो छिड़काव भूमि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ दोरी वगैरह होते हैं तो असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें एक मुख्य पाइप को जल के साथ में जोड़ा जाता है और उस मुख्य पाइप से ऊर्ध्वाधर पाइप जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। और इस प्रकार उन ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपर नोजल लगे हुए होते हैं, अर्थात फुहारे लगे हुए होते हैं। जब उन फुहारों में से पानी आता है तो वो नोजल घूम घूम कर इस प्रकार छिड़काव करते हैं, जैसे कि बरसात हो रही हो। तो इस प्रकार से ये दो विधियां, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। फिर आती है कि परंपरागत पहले के लोग कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते थे सिंचाई के लिए। देखो, तो ये भी आता है ढेकली, रहट, मोट, घिरनी और चेन पंप। ढेकली, रहट, मोट, घिरनी और चेन पंप, यह आपको पता होना चाहिए। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो देखो, विशेष क्षेत्र में यदि पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? वनस्पति जात। और यदि वहाँ पे विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधों की जगह जंतु हो तो वो प्राणी जात कहलाएंगे। प्राणी माना जंतु, वनस्पति माना पेड़ पौधे। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा करने के लिए इनमें किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, कीटों और अनाज का भंडारण, हमें पता है अनाज का भंडारण हम साइलों में करते हैं क्योंकि साइलों क्या होते हैं? बड़े बड़े मकान के टाइप में होते हैं। नीम की सूखी पत्तियां इनका भी उपयोग करते हैं, जिससे कि क्या है, बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक है ना। फिर देखो, इनके अलावा एक और चीज़ है आपकी किताब में, जूट की बोरियां, यानी जूट की बोरियों का भी उपयोग किया जाता है। जो कि जूट की बोरियां बनाई जाती है ना, कपास की, उन बोरियों का भी हम उपयोग धान डालने में करते हैं। तो देखो, दोनों सही है, तो सही ऑप्शन होगा ए और ब दोनों सही। फिर बात करते हैं घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन है। तो देखो, घरों में कौन सा ईंधन काम आते हैं? सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? एलपीजी। तो घरों में आजकल हम सिलेंडर काम में लेते हैं और वही सबसे ज़्यादा ईंधन उपयोग में लिया जाता है। फिर बात आती है, ये रिक्त स्थान के अंदर आता है कि घरों में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ईंधन कौन सा है। तो द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में कौन सा ईंधन पाया जाता है? तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है केरोसिन। कौन सा पाया जाता है? केरोसिन पाया जाता है। फिर बात करते हैं आगे, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, किस का किया जाता है? बिटुमिन्स का किया जाता है। ठीक है ना, बिटुमिन्स का किया जाता है। फिर हमें पता है कोक। अब देखो, तीन चीज़ें होती है कि कार्बन के पदार्थ पूछिए तो कार्बन के तीन पदार्थ है, कोलतार कोक कोलतार और कोल गैस, ये तीनों। और आपके एक क्वेश्चन बनता है कोक एवं कोलतार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें पता है कोक क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। ठीक है। कोक का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है। फिर कोलतार क्या है? ये दो पदार्थों का मिश्रण होता है। ये गाढ़ा पदार्थ होता है और द्रव पदार्थ होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका उपयोग पैराफिन, मोम, छत निर्माण आदि में किया जाता है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? देखो, किसी भी भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है ना, तो उसे रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, 5.6 का आया है या 4.3 का आया है। तो हम स्केल से कोई चीज़ को माप सकते हैं। तो ये भूकंप मापने को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल पैमाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखो समतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो कैसा होता है? वो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। लेकिन उसमें पार्श्व परिवर्तित होता है वो। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित। अब पार्श्व परिवर्तित का मतलब समझो। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि दायाँ हाथ हमारा क्या दिखेगा? दायाँ हाथ काँच में बायाँ हाथ दिखेगा। इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है ना? पार्श्व परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें स्थिति की उल्टी स्थिति दिखाई देती है, जैसे दायाँ हाथ बायाँ हाथ दिखाई देगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो सीधा दिखाई देता है। और समतल दर्पण जितनी दूरी पर प्रतिबिंब है जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। समान दूरी पर बनता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें। नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो नेत्र का कौन सा भाग होता है जो नेत्र को रंग प्रदान करता है? वो होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका। फिर बात करते हैं पुतली। पुतली किस का काम करती है? पुतली करती है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो हमारी आंखों में प्रकाश पड़ता है ना, उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि प्रकाश आंखों में कितना जाना है, कितना नहीं जाना चाहिए। कॉर्निया क्या होती है? जहाँ से सबसे पहले जो प्रकाश की किरणें गुजरती है नेत्र से, उसे करते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं? कॉर्निया का एक नाम है स्वच्छ मंडल। क्या है? स्वच्छ मंडल। यहाँ से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। फिर रेटिना। रेटिना पे क्या है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है भाई? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आंखों में कॉर्निया द्वारा प्रकाश प्रवेश करता है, फिर प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है और फिर क्या होती है? रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप नेत्र की पूरी रचना कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब देखो विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। तो देखो पहले आप ये बात जानो कि विषाणु और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। देखो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें खुद की क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है भाई? उनमें खुद की कोशिका होती है, जबकि विषाणु में कोई कोशिका नहीं होती है। ठीक है? लेकिन विषाणु क्या है? इस प्रकार से आप जान सकते हो कि विषाणु क्या है? ड्राइवर है, गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन इसके पास गाड़ी नहीं है, अर्थात कोशिका नहीं है। तो ये क्या करता है? दूसरों के शरीर में जाके उनकी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है और अपना जनन करता है। बहुत सारे विषाणु उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पे विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात वो खुद क्या है? अपना भोजन या कुछ बनाते नहीं हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं या दूसरों के अंदर जीवन उत्पन्न करते हैं। जीवाणु पौधे तथा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु में पाए जाते हैं, पौधों पर रहते हैं और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्थात ये खुद किसी कोशिका का निर्माण नहीं करते हैं। फिर देखो 10वां क्वेश्चन, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? आपको रटनी नहीं है कोई भी चीज़। तो देखो ईंधन के बढ़ते उपयोग, ईंधन के बढ़ते उपयोग, यदि ईंधन का उपयोग ज़्यादा करते जाएंगे तो पर्यावरण पे क्या होगा? देखो यदि वनों से हम लकड़ी ज़्यादा लाएंगे और काटेंगे वन को, तो क्या होगा? वनों की कमी होगी और वनों की कमी होगी तो उससे क्या है? वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं का आवास खत्म हो जाएगा। और पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या हो सकता है? पेड़ पौधे कटने पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर क्या होता है? पूरी धरती गर्म हो जाएगी, जिसे हम विश्व उष्णता बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जीव जंतु मर जाएंगे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो पेड़ पौधे कम होंगे तो ऑक्सीजन कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर और बात करते हैं, यदि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो वर्षा से जो पानी होगा वो पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक जगह इकट्ठा, यानी भूमि उसे सोखेगी नहीं। इससे क्या होगी? बाढ़ वगैरह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो देखो मैंने बातों बातों में कितनी चीज़ें बताई है आपको। फिर देखो इससे क्या है? ये देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो विश्व उष्णता का कारण बढ़ेगा। फिर क्या है? विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस बनती है। ठीक है? फिर क्या है? श्वसन कष्ट को उत्पन्न होता है, यानी सांस नहीं आएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो क्या है? आपके डेस्क वर्क में कठिन भाषा दी हुई है, जो मैं बोलता हूँ वो आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। और किन किन से होता है? कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? इनसे भी क्या होते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है और भवनों मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो वह वर्षा जिसमें सल्फर
और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा से नदियों का पानी खराब हो जाता है, तो उससे क्या होते हैं, नदियों में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं। परख नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखो परख नली, एक तो शिशु क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर निर्माण होता है। जबकि गर्भाशय में निर्माण न होकर हम परख नली में निर्माण करवाते हैं, यानी अलग से बाहर से कोई शिशु को जन्म देते हैं और उसके गर्भाशय जैसी वहाँ पे क्या करते हैं, एक संरचना पैदा करते हैं, तो उसे कहते हैं परख नली शिशु। तो किस तकनीक से किया जाता है? आईवीएफ तकनीक से किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इन विट्रो निषेचन, यानी बाहर निषेचन होता है, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखो परख नली शिशु जन्म के लिए तकनीक आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसे इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ये शरीर के बाहर कृत्रिम रूप से निषेचन किया जाता है और शिशु को जन्म दिया जाता है। फिर बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने पढ़ा है कि ध्वनि 3 स्लेब में काम करती है। देखो ध्वनि कहाँ कहाँ होती है, एक तो होती है 20 हर्ट्ज, क्या होती है, एक 20 हर्ट्ज, एक होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, एक होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और एक होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो देखो जो ध्वनियाँ 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है वे सर्व ध्वनियाँ होती है। इन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं, बीच वाली ध्वनियों को, जबकि 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते और ना ही 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। तो देखो इस 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनियों का उपयोग किस में किया जाता है? सिकाई में किया जाता है, या रोगी के चिकित्सा उपकरणों, रोगी जो चिकित्सा उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है रोगी के निदान के लिए। और कभी कभी इस 20,000 हर्ट्ज यानी इन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इनका उपयोग पनडुब्बियों में भी किया जाता है। किन में किया जाता है? पनडुब्बियों में दिशा के लिए किया जाता है। जो नीचे पनडुब्बियाँ चलती हैं ना पानी के अंदर, उनकी दिशा ज्ञात करने में भी किया जाता है। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती है। इन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, इतना लिख देना आप। फिर बात करते हैं मिलान। मिलान वाला क्वेश्चन आएगा देखो 4 नंबर का। तो देखो मिलान में आपके क्या है, जो चीज़ें आपकी दी हुई है उनमें मिलान करना है आपको। जैसे हैजा, हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा और क्षय रोग जीवाणु के द्वारा, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं आगे प्रतिजैविक। देखो 3 प्रकार की होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन होती है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। पोलियो आपको पता है किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा? कवक। तो सैका क्या हो जाएगा? चौथा, भिंडी की पीत कवक से होगा। इस प्रकार से आपको करना है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे जीवाणु के द्वारा कौन कौन से होता है? हैजा, टाइफाइड, ये सब किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। जबकि क्षय रोग ये सब भी जीवाणु के द्वारा होते हैं। जबकि पोलियो, चिकन पॉक्स ये किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। फिर बात करते हैं प्रतिजैविक क्या होती है। देखो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ये किसकी सलाह पर लेनी चाहिए और प्रतिजैविकों के उदाहरण लिखिए। तो प्रतिजैविक वे औषधियाँ होती है, देखो प्रतिजैविक उल्टी असर करने वाली। प्रतिजैविक वे औषधियाँ होती है जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को या तो क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, या उन्हें रोक देती है। उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और इसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए समय समय पर। और प्रतिजैविक 3 प्रकार की होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। आप याद कर लेना, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। इस प्रकार से। फिर बात करते हैं आगे तीव्र ध्वनि और स्वतः ध्वनि क्या होता है। देखो तीव्र ध्वनि क्या होता है? तीव्र दहन का मतलब है जैसे आपके एलपीजी सिलेंडर है, उसके पास अगर आप, यदि एलपीजी सिलेंडर लीक है और आप उसके पास थोड़ी सी ज्वाला लेके आ गए तो वो फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इसे तो बोलते हैं तीव्र दहन। यानी जब किसी
पदार्थ के पास हम ज्वलनशील पदार्थ लेके आते हैं और वो तुरंत विस्फोट उत्पन्न करता है ना, उन्हें कहते हैं तीव्र दहन। जैसे पटाखा होता है, पटाखे के पास हल्की सी हम ज्वाला उसके पास में दे देते हैं तो वो फट सकता है, तो इसे तीव्र दहन कहते हैं। तो किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे एलपीजी के निकट जलती हुई तीली अथवा गैस लाइटर लाया जाता है तो गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार दहन को तीव्र दहन कहते हैं। अब देखिए स्वतः दहन। स्वतः दहन में क्या होता है कि स्वतः, देखो नाम ही क्या है, स्वतः यानी अपने आप जलता है, यानी ऐसा पदार्थ जो क्या है अपने आप जल उठता है। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस को आप खुला नहीं रख सकते, यदि आप फास्फोरस को खुला रखते हैं तो वो जलने लगता है, तो फास्फोरस। उसी प्रकार सोडियम, सोडियम को ये आपको किस में भिगो कर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर इसे डाला जाता है। यदि आप केरोसिन में इसे नहीं डालते हैं और बाहर छोड़ देते हैं खुला तो ये जल उठता है, विस्फोट हो जाता है इसमें। तो स्वतः दहन वे पदार्थ होते हैं जो बिना किसी कारण के क्या है जल उठते हैं, उन्हें स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखो 4 नंबर से ये आपके क्या आएंगे, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये रिक्त स्थान वाले, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग सॉरी, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जुताई। और ये मिट्टी का क्या है, पहला चरण होता है जिसे हम मिट्टी तैयार करना कहते हैं। तो कृषि पद्धति में 7 चरण होते हैं, मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर क्या होता है बुआई के बाद में, तो पहला क्या होता है जुताई, फिर क्या होता है, फिर होता है बुआई, बुआई के बाद में हम क्या देते हैं उसमें खाद एवं उर्वरक देते हैं, फिर देते हैं हम सिंचाई, सिंचाई करने के बाद में क्या होता है, सिंचाई करने के बाद में क्या है, फसल के साथ में अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार को हटाना, फिर क्या होता है निराई, फिर क्या होता है लास्ट में, फिर निराई के बाद में फसल कटाई, फसल कटाई के बाद में होता है भंडारण, और भंडारण साइलों में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है नहीं, देखो ये वापस चीज आ गई, फसल के साथ में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें हटाया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार, खरपतवार। फिर क्या होती है, एक कभी कभी क्या है पौधे बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं, खरपतवार क्या है बहुत ज़्यादा उग जाती है तो उसे हटाना क्या करते हैं, उन्हें रासायनिक द्वारा हटाया जाता है। क्या, रसायनों द्वारा उन्हें हटाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। ठीक है ना, खरपतवार को किसी रसायन द्वारा नष्ट करना क्या कहलाता है, खरपतवार नाशी कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है 2, फिर 4 और डी, ये आपको याद रखना है, 2 4 डी, 2 4 और डी। इस प्रकार जैसे 2 की स्क्वायर 4 और ABCD में 4 डी नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, तो 2 4 डी। फिर तीसरा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तो टेढ़ने लग जाते हैं, टेढ़ने लगते हैं। अब क्यों तो टेढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं। क्या होते हैं, जो थोथे बीज होते हैं वो हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण वो पानी के ऊपर टेढ़ने लग जाते हैं घनत्व के कारण, और जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। फिर देखो लास्ट में क्या है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग। देखो थ्रेसिंग में क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक लगा होता है जिसमें हम फसल डालते जाते हैं तो वहाँ पे दाने अलग हो जाते हैं, और दाने तो अलग हो जाएंगे और जो कचरा होगा जिसे हम चारा कहते हैं वो अलग निकल जाएगा। तो ये पशुओं के काम आता है चारा, और जो दाना होता है अनाज वो हमारे खाने के लिए काम में लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो आपके अति लघुत्मक प्रश्न भी आएंगे 4 नंबर के। तो देखिए, यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हमें पता है कि यौनारंभ हमने पढ़ा कि यौनारंभ के समय हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो अलग अलग चीज़ें उत्पन्न करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि पुरुष हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि टेस्टिस ग्रंथि से स्रावित होता है। जबकि महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। महिलाओं में कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन एक लिंग हार्मोन है, जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या है, गर्भ में सहायक होता है, गर्भाशय में सहायक होता है। तो इस प्रकार से
फिर हमने पढ़ा था कि यौवनारंभ किसे कहते हैं। तो यौवनारंभ क्या है, किशोर अवस्था के बाद शरीर में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं, कि उसमें शरीर क्या हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यौवनारंभ कहते हैं। जैसे यौवनारंभ क्या है, लंबाई में वृद्धि होना, शरीर की अस्थियां बड़ी हो जाती है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों में हम विभेद उत्पन्न कर पाते हैं, यानी लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, कमर का नीचे का भाग चौड़ा होता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कों की मांसपेशियां गठित होना, ये कंधे चौड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें लड़कों में देखने के लिए मिलती हैं। और इसमें ये एक अंतर होता है कि गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। तो वे लक्षण जो महिला और पुरुष, यानी महिला और पुरुष में अंतर उत्पन्न करता है, उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये आपके आया हुआ है पिछली बार। तो यहाँ पे हार्मोन होगा, तो हम हार्मोन आगे पढ़ेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से, घेंगा रोग हो जाता है, वो सारी चीज़ें। तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो देखो, हमारे शरीर में चिंता उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, हम सोचते ज़्यादा हैं, तो वो किसके कारण सोचते हैं, वो सोचते हैं एड्रीनलिन हार्मोन के कारण। और ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये होती है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। और ये कहाँ पे होती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आपके एड्रीनल ग्रंथि यहाँ पे स्थित होती है। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि चिंता का कारण बनता है हमारे शरीर में। फिर आता है एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम। तो मैंने पढ़ाया था कि एड्स किसके कारण होता है, एड्स होता है HIV विषाणु के द्वारा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये क्या है, ये एड्स रोग होता है। और ये कौन सा रोग है, ये लैंगिक रोग है। क्या है ये, लैंगिक रोग है, यौन रोग है, यौन संक्रामक रोग होता है, ठीक है ना। तो फिर आपके ये आता है कि इसका जो टेस्ट किया जाता है वो किससे किया जाता है, वो एलिसा नामक टेस्ट होता है इसका। HIV का टेस्ट किससे किया जाता है, एलिसा टेस्ट को कहते हैं, एलिसा टेस्ट, एलिसा नाम है टेस्ट का। तो आपको इतना ध्यान रखना है HIV रोग क्या है। तो ये एड्स रोग है एक, HIV वायरस द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है। गोइटर रोग किस ग्रंथि से होता है, देखो ये आ गया ना, गोइटर बोलो, चाहे इसे घेंगा बोल दो, ठीक है, चाहे इसे गलगट रोग बोल दो, चाहे इसे गलगट रोग बोल दो, चाहे इसे गलगट रोग बोल दो, या गलसुआ रोग भी कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये गले में होता है, गला फूल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्तियों में जो महिलाएं होती हैं उनका गला नीचे से फूल जाता है, तो ये थायराइड के कारण होता है, थायराइड ग्रंथि के कारण, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कमी आ जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा नमक उचित मात्रा में लेना चाहिए, हमें नमक भोजन के साथ में उचित मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि ये कमी ना उत्पन्न हो। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, सत्य असत्य आएंगे। तो देखो, द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं। तो देखिए, द्रव तथा गैस आपको रटना नहीं है। द्रव का आप गैस में आते हैं, आप किसी गुब्बारे में गैस भरते हैं तो वह दाब लगाता है ना, या दाब नहीं लगाता। गुब्बारा दाब लगाने पर ही तो फूलता है या नहीं फूलता। तो इस प्रकार देखो, तो द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं, तो लगाते हैं भाई, क्या करते हैं, लगाते हैं। और इसमें नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये असत्य दे रखा है। क्या दे रखा है, असत्य। जबकि द्रव और गैस दाब लगाते हैं। जैसे सिलेंडर भरा जाता है तो गैस को क्या है, प्रेशर के साथ में भरा जाता है। फिर वो गैस क्या है, हम जैसे पाइप लगा के घर में गैस में उपयोग करते हैं, तो जैसे ही आप बर्नर खोलते हैं, जैसे ही आप गैस स्टोव चालू करते हैं तो वो गैस बाहर आने लगती है, तो वो एक दाब के कारण आने लगती है। तो दाब लगाते हैं भाई, गैस, ठोस, द्रव, ये दाब लगाते हैं। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं, हाँ दोनों होते हैं। बल के साथ परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है। जैसे हमने कहा कि 2 न्यूटन का बल लग रहा है, क्या लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस प्रकार से उसकी एक दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। बल जोड़ भी सकते हैं, बल को घटा भी सकते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो ये भी बात सत्य है। एक जैसे प्लस कोई धनात्मक चीज़ है, वो माइनस चीज़ को क्या है, आकर्षित
करती है। जैसे ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित यानी अनावेशित है, इसे भी क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये आपका सत्य होगा और ये भी सत्य। फिर देखिए लास्ट, बल किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता, तो ये गलत है। यदि हम बल किसी वस्तु पे, जैसे गाड़ी पे आप धक्का दोगे तो वो क्या है, पहले गाड़ी खड़ी थी, फिर आप धक्का दोगे तो वो गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है या चलने लगती है, उसमें गति आती है। इसका मतलब बल से गति आई है, और इसमें कहा है नहीं आती, तो ये गलत बात है। बल से गति आती है। फिर आपके एक प्रश्न है कि बल द्वारा वस्तु में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो, यदि आप बल लगाओगे, किसी वस्तु के आप बल लगाते हो, तो बल से क्या क्या परिवर्तन होता है, उसकी चाल बदल जाती है, वस्तु की चाल बदल जाती है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है और आप पीछे से धक्का दोगे तो वो साइकिल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, चलना टेढ़ी मेढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर बल और क्या करता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यदि आप बल लगाते हो जोर से कोई चीज़ को, तो आप उसे मोड़ भी सकते हैं, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। फिर आकृति, बल लगाने पे आकृति में भी परिवर्तन आता है। जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को आप जोर से दबाओगे तो गुब्बारा क्या है, पिचक जाएगा, तो आकृति में परिवर्तन। कोई प्लास्टिक की चीज़ है, आप उसे जोर लगाओगे तो वो भी क्या है, सिकुड़ जाएगी यानी छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब बल लगाने पर आकृति में भी चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और लास्ट चीज़ आपके क्या है, बल लगाने पर गति में भी परिवर्तन आता है। विरामावस्था से गति की अवस्था में वस्तु आने लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उन्मूलन से क्या तात्पर्य, यानी वन उन्मूलन। देखो, वनों का अगर संधि विच्छेद करते हैं, वन उन्मूलन, वन का मतलब वन, उन्मूलन का मतलब वनों की कटाई। तो आप ही बताओ, यदि वनों की कटाई हो जाए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, वनों की कटाई का मतलब होता है वनों को समाप्त करना, प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। देखो, सबसे ज़्यादा वनों में आजकल कटाई हो रही है कृषि के लिए। लोग क्या होते हैं, अपने बड़े बड़े खेतों को क्या कर देते हैं, बड़े बड़े धोरों को क्या कर देते हैं, समतल कर देते हैं, और खेत को बांधने के लिए क्या करते हैं, पूरे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और फिर फसल बोई जाती है। तो इससे, तो पहला क्वेश्चन हो गया कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना, यानी कृषि के लिए जो भूमि प्राप्त की जाती है ना, तो बीच में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण है घर बनना, यानी आजकल लोग क्या बहुत ज़्यादा घर निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं तो चारों ओर के पेड़ पौधों को काट देते हैं, और कारखाने लगाते हैं। तो बड़ी बड़ी जगहों पर क्या है, कारखानों के कारण बड़ी बड़ी जगहों पर पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपके मुख्य क्या है, वनोन्मूलन के कारण है। फिर वनोन्मूलन के दुष्परिणाम भी होते हैं। यदि देखो भाई, कोई भी चीज़ है, वन को काटा है तो आपको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। नुकसान क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। और वन को काट देंगे तो रहने वाले जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो जाएगा, वो कहाँ रहेंगे फिर। तो उससे क्या है, जीव जंतुओं की जो श्रृंखला है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर वनोन्मूलन के कारण वर्षा में कमी आ जाएगी, वर्षा नहीं होगी। यदि वर्षा होगी तो वन वन नहीं होंगे, और वन नहीं होंगे तो वो पानी काम में नहीं आएगा, वनों द्वारा जड़ों से सोखा नहीं जाएगा, और जड़ द्वारा सोखा नहीं जाएगा तो बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। और वन नहीं होंगे तो मिट्टी क्या है, मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाएगी। तो मिट्टी की धीरे धीरे उर्वरकता समाप्त होना ही क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण हो जाएगा। तो देखो, मैंने बातों बातों में कितनी चीज़ें बताई है। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरकता में कमी आना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण में हमारा मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उदाहरण द्वारा बताइए। तो देखो, मैं बिना पढ़े आपको चीज़ें बताता हूँ। यदि घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, तो घर्षण नहीं होगा तो गाड़ियाँ नहीं रुक पाएगी, ट्रेनें नहीं रुक पाएगी। घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, पहली बात चल ही नहीं पाएंगे। तो घर्षण के लिए आवश्यक है कि घर्षण आवश्यक रूप से हमारे चलने के लिए काम आता है, गाड़ियों की ब्रेक लगाने के लिए काम आता है। तो इस प्रकार घर्षण हमारा मित्र है। फिर घर्षण ये होता है जिससे एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने विद्यार्थियों को चौक से पढ़ाता है, पेंसिल से पढ़ाता है, पेन से पढ़ाता है। घर्षण के कारण ही पेन, चौक, पेंसिल ये कागज और बोर्ड पे चल पाते हैं। ठीक है। और घर्षण के कारण ही क्या है, हमारे जूते क्या है, कीलदार बनाए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति दौड़ पाता है ज़्यादा तेजी से। तो ये
इस प्रकार से घर्षण हमारे क्या है, मित्र है। लेकिन कभी कभी घर्षण से हमें घाटे भी होते हैं। तो कोई चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब देखो घर्षण से क्या नुकसान हो सकता है। तो घर्षण से क्या है, मशीनें खराब हो जाती है। बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में क्या है, मशीनें भी खराब होने लगती है। मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे कि हमें नई मशीनें खरीदनी पड़ती है। तो देखो मशीनों में घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। तो हमें अनिवार्य भी चाहिए घर्षण। आप तो 3-4 चीज़ें लिख देना इनमें, बस जो भी पासबुक में है वो रटना मत आप। अब देखो आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति की मैंने परिभाषा लिखाई है कि आवृत्ति होती क्या है कि प्रति एकांक सेकंड में, देखो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक सेकंड में, प्रति का मतलब 1/, प्रति एकांक सेकंड में लगाए गए दोलनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो देखो आपके क्या दिया हुआ है। तो आपके दिया हुआ है 5 सेकंड। तो प्रति एकांक सेकंड, तो मैंने 5 सेकंड लिख लिया प्रति एकांक सेकंड। फिर दोलनों की संख्या, तो दोलन कितनी है, 50। तो दोलनों की संख्या मैंने लिख लिया। तो देखो 5 एकम 5, तो 10 बार आएगा। तो कितना आएगा, 5 दाएं 10 आ गया। तो ये तो हो गई आवर्ती। क्या आई भैया आपकी आवर्ती। लेकिन हमसे पूछा क्या है, आवर्तकाल भी पूछा है। और आवर्तकाल मैंने लिखा है कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल आवर्ती का उल्टा होता है, यानी एकांक 1 आवर्ती। अब 10 आ गया तो आप क्या लिखोगे, आवर्ती को 1/10 लिख दोगे। क्या, 1/10। और हमें पता है नीचे 0 होते हैं, उतने ही आगे क्या लगा दो, उतनी ही संख्या के बाद में दशमलव लगा दो। तो 1 0, तो 1 के बाद में दशमलव यानी 0.1। तो ये आपकी आ जाएगी आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है आवर्तकाल का, सेकंड। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर देखो आगे, भूकंप आने से क्या क्या कारण है। भूकंप के आने के क्या क्या कारण है। भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए क्या आप कर सकते हैं। तो देखो भूकंप क्या है। भूकंप क्या है, हमारी पृथ्वी ऐसे प्लेटों से बनी हुई है। ऐसे प्लेटें हैं ऊपर, 3 प्लेटें होती है, क्रस्ट मेटल कोर। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये 3 प्लेटें होती है, या आप मान सकते हैं बहुत सारी प्लेटें होती हैं। जब ये प्लेटें नीचे से खिसकती है, जैसे ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली प्लेट ऐसे खिसक गई, तो ये प्लेट सीधा नीचे गिरती है। और नीचे गिरती है तो हमारे जो घर वगैरह होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, क्योंकि ये प्लेट नीचे आ गई है। तो ये 2 या 2 से अधिक, यानी हमारी धरती क्या है, 3 या 2 या 2 से अधिक या अनेक प्लेटों से बनी होती है। जब ये प्लेटें नीचे से खिसकती है तो ऊपर वाली प्लेट नीचे गिरती है, जिसके कारण हमारे घर या जितनी भी चीज़ें होती है वो हिलना प्रारंभ हो जाती है। और उस हिलने को ही क्या कहते हैं, या उस विक्षोभ को ही क्या कहते हैं, हम भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं, या भूकंप के रूप में मानते हैं उस चीज़ को। तो ये सिंपल सी चीज़ आप लिख सकते हो वहाँ पे। फिर भूकंप के बचाव क्या है। जब भी भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो पहली बात, यदि आप घर के अंदर हो तो आपको घर से बाहर चले जाना चाहिए खुले स्थान पे। लेकिन ध्यान रखना कि घर के बाहर बिजली के खंभे वगैरह न हों आसपास, नहीं तो वो गिर सकते हैं आपके ऊपर। और यदि आप कहीं खुले स्थान पे हैं तो पेड़ पौधे इनके नीचे न हो, पेड़ वगैरह भी आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो देखो भूकंप प्रतिरोधी मकान का निर्माण करना चाहिए, यानी ऐसे मकान बनाने चाहिए जो कि आजकल जो सरिये वगैरह डाले जाते हैं, लेंटर वगैरह, उस प्रकार से के मकान बनाने चाहिए। अग्निशामक उपकरण का उपयोग करना चाहिए। अग्निशामक का मतलब आग बुझाने वाले उपकरण आपके घरों में होने चाहिए, बाई चांस आग लग जाए तो आप बुझा सको। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप घर पर हैं तो मेज के नीचे लें या भारी वस्तुओं से दूर रहें या घर से बाहर आ जाएं। और कभी भी विद्युत लाइनों यानी बिजली के खंभों से दूर रहें। खुले स्थान पर धरती पर लेट जाएं या कार या बस में हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये चीज़ें हैं। फिर देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में दिए गए चित्र दर्शाइए। तो देखो मैंने बताया है आपतन कोण परावर्तन कोण यदि 40 डिग्री है। ये मैंने आपको अपवर्तन के नियम में बताया कि यदि इस प्रकार से, ये देखो ये क्या होती है, आपतित किरण होती है। ये होती है आपतित किरण जो गिरती है, जो किसी पृष्ठ पर गिरती है। चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपतित किरण है। जो आपतित यानी आती है वो आपतित किरण होती है, और जो जाती है वो होती है परावर्तित किरण। तो ये होती है आपतित किरण और ये होती है परावर्तित किरण। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो देखो आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है और ये बीच में क्या होता है अभिलंब, लंबवत चीज़ है उसे अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे जितना कोण बनता है आई उतना ही यहाँ पे आर बनता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे 40 बना। देखो आपतित किरण द्वारा 40 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 40 डिग्री का कोण बनेगा। तो आर का मान क्या होगा, आर का भी मान क्या होगा 40 डिग्री होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे हम आई बराबर आर लिखते हैं, क्योंकि आई जितना है उतना ही आर होगा, तो आई बराबर आर 40। तो ये नियम है भाई, ये आप अपवर्तन या आपतन अपवर्तन के नियम है। ये अपवर्तन किसे कहते हैं, जब एक प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो वापस वह उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इसमें तीन चीजें होती है। देखो, एक होती है आपतित किरण, एक होती है परावर्तित किरण, और एक ये अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। और ये तीनों देखो, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, एक ही बिंदु पे। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम इसका क्या है कि आपतित किरण द्वारा बनाया गया आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आगे आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये आपके चित्र है, सीधी सी बात आपको बनाना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम प्रक्रम यानी पेट्रोलियम के निर्माण को समझाइए। तो पेट्रोलियम के निर्माण को ऐसे ही बताना है कि 300 मिलियन या 300 या लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या है, जितने भी पृथ्वी पे पेड़ पौधे थे वो समुद्र तल में या समुद्र के पेंदे में दम गए यानी जम गए थे। और उन पे बहुत सारे लाखों वर्षों के बाद में क्या है, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण और वायु की अनुपस्थिति के कारण वह धीरे धीरे विघटित होकर किस में बदल गए, पेट्रोलियम, कोयले और गैस में बदल गए थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर एक चीज आती है कि पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम से अलग अलग पदार्थों को बनाना या अलग अलग पदार्थों को निकालना ही क्या कहलाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम पदार्थ से पदार्थों को अलग अलग करना ही परिष्करण कहलाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, इन सब चीज़ों को पेट्रोल से अलग करना क्या कहलाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर दूसरा, विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये देखो क्लास उसके लिए जो पहले से नोट्स पढ़ता है या बढ़िया कोचिंग में पढ़ रहा है या बढ़िया ट्यूशन की है, तो वो समझ सकता है इन चीज़ों को। विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि कीजिए। देखो, विकास के नाम का मतलब लोग फैक्ट्रियां बना रहे हैं, लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, ठीक है, लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो इनसे क्या है, लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन क्या है, पेड़ों की असली में पेड़ों की कटाई भी होती जा रही है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए आपके क्या दिया हुआ है। सत्य ये कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई बढ़ती जा रही है। देखो, आज जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसकी मांग पूर्ति हेतु फैक्ट्रियाँ, ये देखो मेन कारण क्या है, फैक्ट्रियों का बनना, आवास यानी घरों का बनना। आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। फैक्ट्रियों से लोगों को सस्ता सामान मिलता है, रोजगार मिलता है, यानी लोग काम करते हैं उसमें। इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई कर भूमि प्राप्त की जाती है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जाने चाहिए, न कि वनों की कटाई। तो देखो, हमें जो उद्योग वगैरह होते हैं वो बंजर भूमि पे बनानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको नहीं काटना चाहिए भाई। तो जहाँ पे जो खाली स्थान मिलता है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्रियाँ बनानी चाहिए। या कोई फैक्ट्री बनाता है तो उसके पास उसको हजारों पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो घर बनाता है तो घर के आसपास भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर देखो ये क्या है, एडम्स एप्पल कंठमणि क्या है। तो देखो, हमारे गले में क्या होती है, एक उभरी हुई संरचना होती है। देखो ये रही, जब हम भोजन करते हैं, भोजन निगलते हैं, तो हमारे गले में एक उभरी हुई या एक गतिमान संरचना होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, कंठमणि कहते हैं, लिरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिरिक्स, जिससे हम आवाज़ निकालते हैं, लिरिक्स कहते हैं। कंठमणि कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, या स्वर यंत्र भी कहते हैं, इसके ये नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले सूर्य यंत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा की, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे
गले में एक उभरी हुई या गति करती हुई एक संरचना प्रतीत होती है, उसे हम एडम्स एप्पल या कंठमणि या लिरिक्स के नाम से जाना जाते हैं या जानते हैं। और ये क्या होती है, यौवनारंभ के समय ये क्या होती है, लड़कों में ये बड़ा हो जाता है और इससे क्या होता है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ इससे पतली होती है। तो ये ध्वनि में क्या है, विभेद उत्पन्न करता है कि महिलाओं की ध्वनि क्या होती है, तीखी होती है इससे, और जबकि लड़कों की ध्वनि भारी होती है। तो यहाँ पे पढ़ लो, सूर्य यंत्र अथवा लिरिक्स वृद्धि का प्रारंभ होता है यौवनारंभ में। लड़कों का सूर्य यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है और लड़कों का बढ़ता हुआ सूर्य यंत्र गले के सामने सुस्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। फिर देखिए, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के 4 उपाय। तो देखो, गाड़ी चला रहे हो तो आप कहीं रुक गए तो गाड़ी को बंद कर दीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, कहीं रुक गए तो गाड़ी को बंद कर दीजिए और गाड़ी को एक ही स्पीड से हमें चलाना चाहिए। ऐसे नहीं गाड़ी को कभी तेज़ चलाया, कभी धीरे, कभी तेज़। इससे क्या होती है, गाड़ी तेल ज़्यादा खाती है। तो इस प्रकार से मध्यम रखनी चाहिए गति को, मध्यम गति रखनी चाहिए। लाइटों अथवा जहाँ पे आप लाइटों का दिन में यूज़ नहीं करते हैं तो लाइट को बंद कर देना चाहिए। गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए जहाँ पे आप रुक जाते हो वहाँ पे। टायरों का दाब सही रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि टायर में हवा कम है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो गाड़ी क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी चलती है। दूरी का मतलब मारवाड़ी में क्या है, बहुत ज़्यादा धीरे चलने लग जाती है। तो हमें टायरों की हवा भी क्या है, सही रखनी चाहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव करना चाहिए, गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए, ऑयल वगैरह उसमें डलवाना चाहिए। फिर देखो, वन्य जीव संरक्षण क्या है। तो वन्य जीव एवं उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, वन्य जीव संरक्षण कहते हैं, जहाँ पे उनका देखभाल की जाती है, उनकी वन्य जीवों की। इसके लिए वन्य अभयारण्य बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतु स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, आवास करते हैं। इस प्रकार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आदि, जैसे पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये पूछा जाता है। इन आरक्षित क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां जैसे चराई, अवैध शिकार, जानवर को पकड़ना, मारना, जलावन, पौधे यानी पौधे नहीं जलाए जाते हैं, लकड़ियाँ, औषधियाँ, पौधे एकत्र करना आदि निषेध होता है। यानी इनमें किसी व्यक्ति को न तो व्यक्ति को जा सकता है और न ही उसे जाने दिया जाता है, और न ही वहाँ पे कटाई होती है, न ही कोई जानवरों को पकड़ा जाता है, और न ही किसी पौधे को जलाया जाता है, या न ही कोई औषधि वगैरह लाई जाती है। इस प्रकार वहाँ पे निषेध होता है व्यक्ति का जाना। फिर देखो, एड्रिनल ग्रंथि, अभी हमने पढ़ा था एड्रिनल से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि किसका कारण होता है, हमारे शरीर में चिंता का कारण होता है। किसका कारण होता है, चिंता, जिससे हम चिंतित रहते हैं। तो ये कहाँ पे रहता है, यहाँ पे। तो इसका आपको नामांकन करना है या चित्र कोड़ना है, आपके दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पे टेस्टिस होता है, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि होती है, जबकि महिलाओं में कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है एस्ट्रोजन। क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे पता है आपको थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे, और जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। यदि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा या कमी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, ये फूल जाता है, और जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि होती है यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि, जो कि सभी हार्मोन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित। इस कारण इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और इससे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन। कौन सा, वृद्धि हार्मोन, जो कि हमारे शरीर में वृद्धि का कारण बनता है। जो व्यक्ति छोटे या लंबाई में कमी आ जाती है तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है उनमें, और जो व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा स्रावित होती है। फिर देखो, आपको भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित, तो ये आपको दर्शाना है कि भ्रूण का रोपण गर्भाशय में कैसे होता है। तो ये आपके दिया हुआ है। घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण। तो देखो, तेल लगाकर भी किया जा सकता है, पेंट लगाकर भी किया जा सकता है, और घर्षण को ऑयल दे के भी किया जा सकता है,
ग्रीस लगा के भी घर्षण को कम कर सकते हैं। स्नेहक भी यूज़ में लिया जाता है। स्नेहक वे चीज़ें होती है जो घर्षण को कम करती है, तो ये चीज़ें आप यूज़ में कर सकते हैं। पेंट लगाकर, ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ये चीज़ें। दिए गए चित्र में दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखें। 45 डिग्री कोण पर आपतित होते हैं। दर्पण बी द्वारा परावर्तित होने वाली किरण एवं परावर्तन कोण का मान है बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण से भी क्या होगा, यहाँ पे जब ये कोण बनेगा तो ये 45 डिग्री का ही बनेगा। तो ये आप देख लेना एक बार, सीधा चित्र है। तो देखो आपके जो दिया हुआ है, कैरम बोर्ड पे पाउडर से कम कर सकते हैं घर्षण। दरवाजों के चूल्हे होते हैं, उनमें तेल डालकर, यानी अभी बताया था तेल की बूंदे डालकर कम किया जा सकता है। और ये आपकी चित्र है, देखो भ्रूण का विकसित हुआ भ्रूण कहाँ पे, यहाँ पे। और गर्भाशय की भित्ति क्या है, ये भित्ति है गर्भाशय की। यानी संपूर्ण शिशु, यानी शिशु का पूर्ण रूप से विकास कहाँ पे होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। ये धीरे धीरे भ्रूण को सारे जो आवश्यक तत्व होते हैं, भोजन होते हैं, वो कौन प्रदान करता है, वो गर्भाशय प्रदान करता है। इसमें बच्चे का पूर्ण विकास होता है। तो ये भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का मतलब जब मादा का अंडाणु मिलता है और पुरुष का शुक्राणु मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज मिलता है, यानी निषेचन होकर युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब या तो बनेगा XY या बनेगा XX। XY बनेगा तो होने वाली संतति लड़का होगा, और यदि XX बनेगा तो होने वाली संतति लड़की होगी। इन्हीं कहते हैं युग्मनज। यही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, और उसके बाद में क्या बनती है, भ्रूण बनता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहित होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों में बन जाती है। तो देखो पहले क्या बनती है, पहले भ्रूण बनता है, पहले युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण में बदलने के बाद क्या बनती है, कोशिकाएं बनती है गोले के रूप में, और ये कोशिकाएं किस में बनती है, उत्तक के रूप में। फिर कोशिकाएं किस में बदल जाती है, उत्तक में बदल जाती है, और फिर उत्तक किस में, अंगों में बदल जाते हैं, यानी अंग का विकास होता है व्यक्ति के। फिर इस प्रकार विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले युग्मनज बनता है, मैं बताता हूँ। युग्मनज के बाद में क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण, ऐसे याद करना है आपको। भ्रूण के बाद में क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक। और हमारा शरीर उत्तक से बना हुआ है, और उत्तक से क्या होते हैं, अंगों का निर्माण होता है, हाथ पैर ये सब बनते हैं। और अंगों के निर्माण के बाद में क्या होती है, एक विकसित भ्रूण बन जाता है, एक संरचना बनती है। क्या बनती है भाई, संरचना, यानी पूरे शिशु का निर्माण हो जाता है। और 9 महीने के बाद में जब शिशु का निर्माण होता है तो मादा के बाहर उसका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है या जनन हो जाता है। तो ये आप बात याद रखना, ये भ्रूण का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर देखो घर्षण को कम करने के कारण हो गई, ये हो गया। अब देखो आगे क्या पूछा था, मेंढक के जीवन चक्र का नामांकित चित्र। तो ये भी काफी बार पूछा गया। तो मेंढक क्या है, मेंढक होता है, मेंढक में होता है आंतरिक निषेचन होता है। मेंढक में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक, यानी अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। सॉरी भाई, सॉरी गलती हो गई। मेंढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। देखो निषेचन होते हैं 2 प्रकार के। निषेचन के प्रकार कितने होते हैं, निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन किसमें होता है, मादा, कुत्ते, बिल्ली, गाय, इन सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जिसमें शिशु का निर्माण मादा के अंदर होता है, तो वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। जबकि शिशु का जन्म मादा के बाहर होता है, उन्हें हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मेंढक में भाई होता है, और ये क्या करते हैं, ये अंडे पानी में देते हैं, और ये निषेचन कहाँ पे करता है, पानी में करता है, ताकि इनके अंडों के बाहर कोई कवच नहीं होता है। जब ये पानी में देते हैं तो पानी में इनके अंडे बड़े होते हैं, जिससे उनको हानि नहीं पहुंचती है वहाँ पे। तो पानी में ही अपने अंडे देते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंढक के बारे में। तो मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, और एक आता है कायांतरण, किसे कहते हैं। मेंढक के अंदर ऐसे पूछा जाता है कि कायांतरण क्या है। तो देखो टेडपोल, मेंढक के बच्चे को हम टेडपोल कहते हैं। पहले अंडे देगा, फिर वो किस में बदलेगा, थोड़ा अंडा बड़ा हो जाएगा, जिसे हम टेडपोल कहते हैं। क्या नाम निकला, टेडपोल। जब टेडपोल बड़ा होकर मेंढक बदल जाता है
तो टेडपोल का वैश्यक में रूपांतरण हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कायांतरण। तो टेडपोल का वैश्यक में रूपांतरण ही क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। ये आपको चीजें याद रखनी है। तो ये देखो, पहले अंडा बना, फिर टेडपोल बना जिसे हम लार्वा कहते हैं, फिर वैश्य का निर्माण होता है। तो टेडपोल से वैश्य का निर्माण ही कायांतरण कहलाता है। जहाँ शुक्राणु द्वारा इनका भाई भाई निषेचन है, देखो इसमें भाई निषेचन होता है। निषेचन के बाद ये अंडे टेडपोल यानी लार्वा कहलाते हैं। इनकी प्रकृति जलीय मछली जैसी होती है क्योंकि ये जल में अंडे देते हैं। मेंढक के गुण नहीं होते। टेडपोल में परिवर्तन कई प्रकार से होते हैं जो वैश्विक मेंढक का निर्माण करते हैं। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, मेंढक में भारी निषेचन होता है, ये अंडे के बाद में लार्वा में बदलता है और लार्वा वयस्क में बदलता है, और ये अंडे अपने जल में देते हैं, बस इतना। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है, घर्षण किस प्रकार मित्र है, ये मैंने बता दिया आपको। नेत्रों की देखभाल देखो, नेत्रों को क्या है, सुबह उठते ही आपको अच्छे गुनगुने यानी नरम जल से आंखों को धोना चाहिए 3-4 बार, ठीक है। तो ये तो एक हमारा घरेलू उपचार हो गया। फिर आगे देखो, नेत्रों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि परामर्श दिया जाए तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यदि आपके नेत्र कमजोर है तो तुरंत चश्मा लगवाना चाहिए, नहीं तो चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं और आंखें और ख़राब हो जाती है। फिर क्या है, अगर नेत्रों के को अच्छा बनाना है तो आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, सबसे अच्छा ये विटामिन ए मिलता है उनसे। अपर्याप्त प्रकाश तथा तीव्र प्रकाश में नेत्र हानिकारक है, नेत्र के लिए हानिकारक है। आपको तेज धूप में नहीं बैठना चाहिए, जैसे लेजर टॉर्च, सूर्य जैसी शक्तिशाली स्रोतों को सीधा नहीं देखना चाहिए। यदि आप सीधा देखते हैं तो सूर्य और इन लेजर टॉर्चों में क्या होती है, हानिकारक किरणें होती है और वो आपके सीधे नेत्र में चली जाती है और नेत्रों को नुकसान पहुंचाती है। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए, रगड़ने से क्या है, नेत्र खराब होते हैं। पठन सामग्री को दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर दूर रखकर हमें किताबें पढ़नी चाहिए। अब ये आप कर लेना, घर्षण मित्र क्यों है, क्योंकि कितनी चीज़ों में काम आता है घर्षण। अध्यापक पढ़ाता है तो घर्षण का उपयोग होता है, क्योंकि चौक द्वारा पढ़ाता है, गाड़ियों के ब्रेक लगना, ठीक है, ये सब चीज़ें। खिलाड़ी खेलता है कबड्डी वाला तो उसके भी घर्षण काम आता है, इस प्रकार से। अब देखो, विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन। देखो विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन होता है एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाना। तो विद्युत लेपन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। और ये विधि आप यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, देखो इस प्रकार से, ये मेरी करवाई है, खुद ने मैंने करवाई है ऐसी। यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, फिर बैटरी लगाते हैं, फिर इस प्रकार से धातु का विलयन लेते हैं, इस प्रकार से ये आपको करना है। फिर देखो बल बराबर क्या होता है, मैंने ये चीज़ें करवाई है। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है, दाब और गुणा क्षेत्रफल। तो ये आपको उल्टा दे दिया, क्योंकि दाब बराबर हमने पढ़ते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ये दाब का फॉर्मूला होता है। तो इसने क्या किया, इसने आपको तिरछा गुणा करके दे दिया, इसने ऐसे तिरछा गुणा कर दिया, इससे वज्र गुणा। तो इसने ऐसे लिख दिया कि दाब गुणा क्षेत्रफल, और दाब गुणा क्षेत्रफल ऐसे लिख के आपको ऐसे दे दिया बल। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या कर देना है, क्षेत्रफल कर देना है, वहाँ पे क्या कर देना है, क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान दिया है। फिर आप एक चीज़ और जानो कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ये भी आप पता होना चाहिए, त्वरण होता है, ये भी फॉर्मूला आप कर लेना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ये भी आप लिख लेना। तो देखो यहाँ पे बल का मात्रक दिया है ना, न्यूटन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर देखो आलू, आलू का एक आपके चित्र है कि आलू विद्युत का चालन करता है या नहीं करता। तो देखो आलू क्या है, विद्युत का चालन करता है, क्योंकि ये क्या होता है, जलीय अवस्था में होता है, इसमें क्या होती है, आयन उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये चालन करता है। तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना। तो इस प्रकार से देखो मैंने पूरा आपको क्या करवाया है, पूरा मैंने आपको एक मॉडल पेपर पूरा करवा दिया। फिर देखो ये लास्ट पेपर है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत
ये रहा कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कथन को उदाहरण देकर समझाइए। तो समझाना क्या है, आप बता देना कि जब हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो वो आगे चलने लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बल लगाने पर वस्तु गति करती है। वस्तु विराम अवस्था से क्या है, गति की अवस्था में आ जाती है। जैसे कोई ये गाड़ी है, खड़ी है, तो ये क्या है, विराम अवस्था में है। विरामावस्था में जब मैं इस पे धक्का लगाऊंगा, जोर लगाऊं, तो ये गाड़ी खिसक के कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, बल लगाने पर वस्तु गतिशील होती है। तो हम लिख सकते हैं हमारी चीज़ें, जो भी हम लिखते हैं उस प्रकार से। तो अभी ये जो अगला मॉडल पेपर ये मैं करवाऊंगा, और बड़े क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। अब जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि छोटे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ज़्यादा छोटे क्वेश्चनों पर फोकस देना है आपको। बड़े क्वेश्चन तो वही पढ़े अभी जो जिसने सभी पार्ट कर रखे हैं, जिसके पास नोट्स हैं। बाकी छोटे, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं। धन्यवाद।